डॉक्टर सुरेश कुमार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था, जो पंचायती राज व्यवस्था है, जिसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, उस पर चर्चा करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था कुछ मायनों में असफल हो रही है। उसके पीछे क्या ऐसे कारण है कि पंचायती राज व्यवस्था सफल नहीं हो पा रही, और वो भारत में सफल नहीं हो पा रही, इसमें संदेह नहीं कि पंचायती राज की स्थापना से कई लाभ भी हुए हैं, परंतु इस व्यवस्था में अनेक कमियां हैं जिनकी वजह से पंचायती राज व्यवस्थाओं को आज जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो सफलता नहीं मिल पा रही है। तो सबसे पहले हम देखते थे कि पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी बाधा है जो पंचायती राज व्यवस्था को जो स्थिति प्राप्त होनी चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत गाँवों का देश है। पंचायतें भारत में अब बहुत ज़्यादा हो गई है। अब पंचायतों की असफलता के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, तो सबसे पहले वो है अशिक्षा, अनपढ़ता। देखिए, भारत में शहरी क्षेत्र में साक्षरता दर बढ़ती रहती है, ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर बढ़ती ज़रूर है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में बढ़ती है। और जब गाँवों के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया गया तो अब उनके हाथों में सरकार को सौंपने की बात कही गई कि गांव का शासन ग्राम पंचायतें चलाएंगे। लेकिन जब उन व्यक्तियों को शासन चलाना नहीं आता, उनको अपने विवेक से, अपनी समझ से डिसीजन नहीं लेना आता, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी क्या हो जाती है, समस्या हो जाती है। क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्षों के बाद भी निरक्षरता जो है उसको साक्षरता में हम बदलने में पूर्ण रूप से क्या रहे हैं, असफल रहे हैं। गांव के प्रौढ़ व्यक्ति जो है वो ज़्यादातर क्या है, अभी तक अनपढ़ है। पंचायती राज के जितने भी उद्देश्य कार्य प्रणाली है उन सबको समझना उनके लिए क्या होता है, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अशिक्षा है वो एक बहुत बड़ी क्या बन गई है, बाधा है। कई जगह तो ग्राम सभा जो बनाई जाती है, उनकी जो बैठकें होती है उनको कागजों में पूरा कर लिया जाता है, कभी उन बैठकों का आयोजन नहीं होता, जबकि गांव की संस्था ग्राम सभा को कहा जाता है। और उस सभा में सब लोग आए, गांव के बारे में, समस्याओं के बारे में निर्णय करें, चर्चा करें और फिर उस काम को चले। लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग बड़े चालाकी से कागजों में उन काम को पूरे कर लेते हैं और एक तरह से ग्राम पंचायत के काम में क्या किया जाता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनमें क्या करते हैं, अपने ही जेब भरने के लिए और अपना ही काम करते रहते हैं। ज़्यादातर जनता को गांव की सुविधाओं से, कार्य प्रणाली से अलग रखा जाता है। तो सबसे बड़ा कारण है मेरे हिसाब से तो वो है अशिक्षा। तो जब तक अशिक्षा को दूर नहीं किया जाएगा, ग्राम पंचायतों को एक स्वस्थ प्रणाली वाली शासन बनाना बड़ा मुश्किल होगा। अब दूसरी समस्या देखते हैं कि राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप। अब देखिए, संसद में और राज्य की विधानमंडलों में राजनीतिक दलों के माध्यम से चुनाव होते हैं, अच्छी बात है, चुनाव आयोग उनको मान्यता देता है। लेकिन देखिए, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पंचायती राज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राजनीतिक दलों की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, जिसमें गांव सभी लोग एक मंच पर इकट्ठे होंगे, गांव के सभी लोग समस्याओं पर विचार करेंगे, निर्णय लेंगे और उन निर्णयों को लागू करेंगे। देखिए, लोगों का इकट्ठा होना, विचार करना, निर्णय लेना, निर्णयों को लागू करना, ये काम सिर्फ गांव के लोगों का है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी का ये काम है। परंतु ऐसा होता नहीं है। देखने में क्या आता है कि राजनीतिक दल है वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए गांवों के मंच पर पहुंच जाते हैं, लोगों के लोगों को नहीं होने देते, जाति और धर्म के आधार पर लोगों में क्या कर देते, भेद पैदा कर देते हैं, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, गुटबंदी की भावना लोगों में भर देते हैं और निर्माण के कार्य हैं उनको रोकना, उन पर एक दूसरे पर आरोप लगाकर किसी भी तरह पंचायत के उद्देश्य को पूरा नहीं करने देते। तो राजनीतिक जो दल है वो अपने वोट बैंक के चक्कर में एक गांव के क्या करवा देते हैं, गुटबंदी पैदा कर देते हैं। अब देखिए, तीसरी समस्या है जो राजनीतिक दलों के बाद जो पैदा होती है पंचायती राज व्यवस्था को आगे बढ़ने में, वो है धन का अभाव। अब देखिए, पहली बात तो गांव के पास
टैक्स लगाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सीमित साधन है जिससे कि वो आय प्राप्त कर सके। और सीमित साधनों में वो कितना धन प्राप्त करेगी और उस धन से किस तरह गांव की इच्छाओं को, गांव के जितने भी काम हैं उनको पूरा करेगी। बहुत सारी योजनाएं होती है, उनको विकसित करने के लिए ग्राम पंचायतों को क्या चाहिए होता है, धन की आवश्यकता होती है। नालियों का निर्माण करना है, पार्क का निर्माण करना है, सड़क बनाना है, पंचायत के छोटे मोटे और भी बहुत सारे काम होता है जो ग्राम पंचायत को करने हैं। तो उनके सामने एक आर्थिक समस्या होती है, धन की समस्या होती है कि वो धन उनको किस तरह मिले। और ज़्यादा टैक्स लगाना, चुंगी कर लगाना, ये गांव के लोगों के पास साधन क्या है, कम है। अब नेक्स्ट समस्या है जो ग्राम पंचायतों के मार्ग में बाधा है, वो है सरकार का बहुत नियंत्रण। अब देखिए, सरकार का काम सिर्फ ग्राम पंचायतों को क्या करना, एक सलाह देना होता है, एक रास्ता दिखाना होता है, एक उनको सिर्फ भावनात्मक रूप से उनको ये होता है कि ये काम आपको ऐसे करना है। लेकिन होता क्या है कि पंचायती राज जो है वो एक प्रकार लोगों पर ज़बरदस्ती क्या किया जाता है, थोपा जाता है। सरकार पंचायती राज संस्थाओं पर बहुत अधिक नियंत्रण रखती है, वो आदेश देने वाली संस्था बन जाती है। ये नहीं है कि उनको सलाह देने वाली और सहायता देने वाली संस्था होनी चाहिए, लेकिन वो आदेश देने वाली संस्था बन जाती है। व्यवहार में चाहे वो केंद्र सरकार होती है चाहे राज्य सरकारें होती है, वो आदेशात्मक कार्य करती है। व्यवहार में हमें यही देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ग्राम पंचायत स्वयं का निर्णय लेने में असफल होती है और सरकार के निर्णयों का पालन करती ही रहती है। जैसा सरकार आदेश देती है, उसी का जैसा निर्देश देती है, उसी के अनुसार ग्राम पंचायत को वो काम करने की क्या पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। यद्यपि 1994 में जब हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पास होने के बाद सरकारी हस्तक्षेप में कुछ मामूली कमी आई है, लेकिन फिर भी हम यही कह सकते हैं कि सरकारी नियंत्रण इन संस्थाओं में किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। सरकारी नियंत्रण को यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल को पंचायतों पर जितना लगाया जाता है उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। नेक्स्ट समस्या है जो पंचायती राज को कमज़ोर करती है, जातिवाद एवं सांप्रदायिकता। अब देखिए, जातिवाद और सांप्रदायिकता देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता के लिए खतरा है। उसी तरह गांवों में भी खतरा है। ग्रामीण लोगों में निर्धनता और अशिक्षा, इन दोनों के कारण जातिवाद और सांप्रदायिकता की जो दुर्भावना है उसको अधिक बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि लोगों को इतनी समझ नहीं होती। वे भावनाएं गांव के लोगों में भाईचारा पैदा नहीं करती, वो उनके अंदर आपसी असहयोग, घृणा, इस तरह की भावना लोगों में पैदा करती है। पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव होते हैं तो वो जाति भेद के आधार पर, धर्म के आधार पर लोग बाग अपने गली मोहल्लों को, लोगों को बांट लेते हैं कि इस जाति के व्यक्ति को जिताना, इस धर्म के व्यक्ति को जिताना है। ये एक ग्रुपिज्म गांव में कर लिया जाता है, गुट बना लिए जाते हैं, और वो इन संस्थाओं के लिए बहुत बड़ा घातक है। पंचायती राज की संस्थाओं पर एक तरह से कलंक है जातिवाद, जो लोगों को क्या करती है, अलग गुटों में बना देती है। और हर 5 वर्ष में जब भी चुनाव होते हैं तो गुटबाजी देखने को मिलती है, और उसके बाद चुनाव खत्म हो जाते हैं, सरपंच पंच बन जाते हैं, लेकिन गुटबाजी लोगों में बनी ही रहती है। निर्धनता, अब देखिए, कहते हैं कि निर्धनता है वो व्यक्ति को ज्ञान से बहुत दूर रखती है। देखिए, गांव के ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, निर्धन होते हैं, उनके पास कमाने के साधन बहुत कम होते हैं। तो वो क्या करते हैं, गांव में रहने वाले सभी लोग पंचायती राज के कार्यों में मुख्य भूमिका क्यों नहीं निभा पाते, क्योंकि वो दिन रात अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए क्या करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। सार्वजनिक मामले, गांव की समस्या के बारे में उनका कोई लेना देना नहीं होता, और क्या कार्यविधि चल रही है ये कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। ग्राम सभा कब बुलाई, कब बैठी, बस सिर्फ इलेक्शन के समय एक बार उनसे पूछा जाता है। जब पंचायत के पंच और सरपंच के इलेक्शन होते हैं उस समय उन लोगों को ध्यान आता है, और उसके बाद वो कभी भी ऐसा नहीं देखते। बस घर घर जाके ग्राम सभा बना ली जाती
जाती है, उनके साइन लोगों के घर करवा लिए जाते हैं और इस वजह से ग्राम पंचायत कभी भी सफल नहीं होती। व्यक्ति का शासन है वो कायम बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके बाद में गरीबी एक बहुत बड़ी बाधा है। अब देखिए, गरीबी गाँवों में अभी तक क्यों विराजमान है? भारत में निर्धनता का जो हमारे देश में मुख्य कारण है वो संपत्ति का असमान वितरण है। कुछ लोगों के पास इतनी संपत्ति है कि उनको रखने के लिए जगह नहीं, कुछ लोगों के पास इतनी गरीबी है कि वो निर्धनता की जंजीरों में पूर्ण रूप से जकड़े पड़े हैं कि वो निकलना चाहे तो भी अब निकल नहीं सकते हैं। निर्धनों की संपत्ति सिर्फ इतनी है कि कच्चे मकान, बर्तन और पशु, ये उनकी संपत्ति है। इसके अलावा उनको कोई संपत्ति उनके लिए मायने रखती, जिनके कारण उनके लिए आय के अनेक साधन का उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है और वो अपने साधनों को कहीं से उपलब्ध कर भी नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट है सरकारी कर्मचारियों की भूमिका। अब देखिए, जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो राजनीतिक दृष्टि से दबाव में कहिए या कैसे भी अपना रुतबा या ओहदा दिखा के कहिए, पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायती समिति, जिला परिषद के सदस्यों पर क्या करते हैं? अपना दबाव बनाकर रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो निराशा, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि सरकारी कर्मचारियों की भूमिका को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो बहुत निराशाजनक और आश्चर्यजनक भी है। क्यों? ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों? पंचायती राज की प्रगति को बहुत धीमा कर देती है, उसकी स्पीड को ब्रेक लगा देती है। पंचायती समिति के निर्णयों को लागू करने के लिए उनकी कर्मचारियों की जिम्मेदारी तो ये होती है कि वो उनको एक सरकार के अधीन काम कर रहे हैं तो उनको रास्ता दिखाए, वो उनका स्वामी बन के बैठ जाते हैं और उनको आदेश देते हैं और उनको हर एक काम करने के लिए ऐसा उनको कहा जाता है, जबकि वो सिर्फ उनके एक हेल्प के तौर पर होनी चाहिए, वो काम नहीं कर रहे। तो ये बड़े आश्चर्यजनक बात है और ये बहुत एक तरह से स्वतंत्र पंचायती व्यवस्था को लागू नहीं होने देते। ग्राम सभा जो है वो प्रभावहीनता है। अब देखिए, जिस तरह देश की संसद है उसी तरह गांवों के अंदर एक ग्राम सभा है जिसको गांव की संसद कहा जाता है। इसमें वो सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जिनको वोट डालने का क्या होता है? अधिकार होता है। लेकिन ग्राम सभा जिसे गांव की संसद कहा जाता है और वो कर क्या रही है? आजकल नाम मात्र है, नाम मात्र रह गई है। कहने को तो उसकी वर्ष में 2 बार बैठ के होनी चाहिए। बजट वो खुद बनाए, उस बजट को पास करे, उस पर चर्चा करे, वो पैसे कहाँ खर्च करने, ग्रामवासी उसमें क्या करे? इंटरेस्ट ले, रुचि ले, तब वो जाके काम होगा। लेकिन होता क्या है कि पंचायत चाहे वैसे ही बैठ के कागजों में आयोजित कर लेती है, लोगों के पास जा के उस पर साइन करवा लेती है। लोगों को कुछ नहीं पता होता कि किस तरीके से इस काम को करना है। तो जितने भी गांव के पढ़े लिखे युवक हैं, जितने भी ग्राम सभा के सदस्य हैं, वो जब तक प्रभावशाली नहीं होंगे, ग्राम पंचायत क्या करेगी? अपने तरीके से क्या करती रहेगी? काम करती रहेगी। तो आज देश में पंचायती राज की स्थिति सराहनीय नहीं है, जिसको हम मूल्यांकन करें, सराहा सके, जिसका हम सफलतापूर्वक गुणगान करें, वो स्थिति नहीं है। ये जनता का राज है और लोगों को अपनी स्थानीय आवश्यकता पूरी करने तथा उनके विकास करने की पूर्ण स्वतंत्रता देती है, परंतु इससे बड़ी गति के कार्य किए जाने चाहिए, वो हो नहीं रहे हैं। जबकि होता क्या है, इसमें ये कमियां पाई जाती है, किस किस तरीके से सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल, ये धन का दुरुपयोग, ये सारी चीज़ें होती है। जब तक इनको दूर नहीं किया जाएगा और सरकार का नियंत्रण कम नहीं किया जाएगा, सरकार किसी केवल एक सलाह देने का काम करे, आदेश देने का काम ना करे, जब जाकर हम पा सकते हैं कि किस तरह पंचायती राज व्यवस्था है वो गाँवों में प्रभावशाली हो सकती है। क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था से ही हम ये चाहते हैं कि एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो स्थापित हो सकता है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए शिक्षा और इनके मार्ग में आने वाली समस्याओं से हमें क्या करना होगा? हमें छुटकारा पाना होगा। अब हम ये देखते हैं कि देखिए, हर एक समस्या है तो हर एक समस्या का समाधान भी जरूर होता है, समस्या के अंदर ही समाधान निहित होता है। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से नियमों का पालन करके, कौन कौन सी प्रक्रिया को अपनाकर पंचायती राज व्यवस्था को सफल बनाया जा सकता है।
तो देखिए, सर्वप्रथम तो हमें क्या करना होगा, शिक्षा का प्रसार करना होगा। शिक्षा एक वो हथियार है जो शहरी क्षेत्र में जितना परिवर्तन लाई है उतना ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तन ला सकती है, क्योंकि शिक्षा से व्यक्ति को समझ आएगी, वो समझेगा कि उसकी ड्यूटी क्या है, उसको क्या काम करना है, उसके गांव में कौन कौन से कर्तव्य हैं, उसके प्रति वो अलर्ट रहेगा और वो अपनी संस्था मानकर पंचायती राज को शिक्षा के माध्यम से उसको अच्छे से प्रयोग कर सकता है। सदस्यों को प्रशिक्षण, अब देखिए कि एक बार पंचायत बन जाती है, पंचायत समिति बन जाती है, जिला परिषद बन जाती है, तीनों लेवल पर गठन कर दिया जाता है, तो उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाए कि गांव के प्रशासन को कैसे चलाना है, पंचायत समिति को कैसे चलाना है, जिला परिषद को कैसे चलाना है, क्योंकि प्रशासन चलाना कोई मजाक की बात नहीं होती है। पंचायत समिति सबसे छोटी इकाई है। जब पहली बार ये इस संस्था में प्रवेश करते हैं तो कार्यों को करना बड़ा पेचीदा होता है, जटिल होता है, और उस जटिलता को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सरकार के द्वारा इस संस्था के सदस्यों को प्रशिक्षण देना चाहिए और प्रशिक्षण देने के बाद ही इनके हाथों में ये काम सौंपना चाहिए। तीसरा समाधान ये हो सकता है कि योग्य एवं ईमानदार व्यक्तियों का चुनाव करें। अब देखिए, ये बात तो सही है, जहाँ पर भी व्यक्ति क्वालिफाई नहीं होगा, जहाँ पर भी व्यक्ति में होनेस्टी नहीं होगी, तो वहाँ पे सही बात है गलत काम ही होंगे, क्योंकि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कर्मचारियों की नियुक्ति हमेशा योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। उनके वेतन और सरकारी कर्मचारियों का जो बराबर से होते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए उन व्यक्तियों का हमेशा चुनाव करते समय उनकी ईमानदारी है वो बड़ी मायने होती है। राजनीतिक दलों पर रोक होना चाहिए, जैसे कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में राजनीतिक दलों के लिए कोई स्थान नहीं होता और ना ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये मानते नहीं हैं। ये सर्वमान्य सत्य है कि इनकी कोई भूमिका नहीं होती, इनका काम नहीं होता, लेकिन ये पंचायतों से दूर नहीं रहते, ये ग्राम पंचायतों में घुस जाते हैं। चुनाव के समय ये लोग क्या करते हैं कि लोगों को भ्रमित करते हैं और गांव के लोगों को आपस में लड़वाने की क्या कर देते हैं, कोशिश कर देते हैं, लोगों में गुटबाजी बना देते हैं। तो ये एक ऐसी कुप्रथा है, इसको कानून बनाकर इसको रोकना चाहिए और बिल्कुल चुनाव आयोग को इन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि जो भी राजनीतिक दल ग्राम पंचायतों के अंदर दखल अंदाजी करेगा तो उनकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। ग्राम सभा को एक्टिव करना, अब देखिए ग्राम सभा है वो एक मृत प्राय संस्था बन गई है, जिसको हम ग्रामीण संसद कहते हैं, वो वास्तव में काम नहीं कर रही है। पंचायती राज को सफल बनाने के लिए हमें लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्राम सभा को एक प्रभावशाली संस्था बनाया जाए, एक ताकतवर संस्था बना जाए, नियमित रूप से उसकी बैठक का आयोजन किया जाए, नागरिकों को उसमें बुलाया जाए, सबकी चर्चा करवाई जाए, चर्चा में जो समस्या है उसका निष्कर्ष निकलता है उसको नोट किया जाए, लोगों का ज़्यादा उत्साह उसमें बढ़ाया जाए, तो पंचायती राज व्यवस्था को कुछ हद तक क्या किया जा सकता है, सफल बनाया जा सकता है। सरकारी हस्तक्षेप में कमी आनी चाहिए। अब देखिए, सरकार का काम सिर्फ सलाह देना है, रास्ता दिखाना होता है, आदेश देना नहीं होता। सरकार स्थानीय स्वशासन को अपने कार्यों में अधिक से अधिक क्या देती है, आदेश देती है। अब सरकार को ये करना चाहिए वो अधिक से अधिक उनको स्वतंत्रता प्रदान करे, वो खुद करे अपना काम। जितनी गलतियां करेंगे, आज गलतियां होंगी तो कल गलतियों में सुधार भी होगा, तभी वे संस्थाएं सफल हो सकती है जब उनको काम करने का मौका दिया जाएगा। सरकारी हस्तक्षेप या नियंत्रण की बजाय संस्थाओं को उचित परामर्श, प्रॉपर गाइडेंस की अधिक आवश्यकता है, ना कि आदेश की आवश्यकता होती है। तो इस तरह अगर हमें स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाना है तो सरकार के कंट्रोल को हमें क्या करना होगा, प्रतिबंधित करना होगा। अब देखिए, धन की सहायता, गांव पंचायत के पास कर और टैक्स लगाने के लिए इतने पैसे नहीं होते, ना ही गाँव में लोग इतने धनी होते हैं कि वो टैक्स अदा कर सके।
इसीलिए देखिए क्या प्रॉब्लम है कि धन का अभाव भी इन संस्थाओं के समक्ष एक बहुत बड़ी क्या है, चुनौती है, बाधा है। और इसको दूर करने के लिए सरकार को चाहिए कि इन संस्थाओं को समय समय पर धन उपलब्ध करवाए, और धन उपलब्ध करवाने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा मापदंड ना हो। लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए ये संस्थाएं जब कोई काम करती है, योजना बनाती है, तो सबसे पहले उसमें क्या होती है, धन की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि नियमित चुनाव, अब ग्राम पंचायतों के नियमित चुनाव होने चाहिए। एक बार ग्राम पंचायत बनने के बाद दूसरी बार फिर फॉर्मेलिटी कर ले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव निश्चित अवधि के पश्चात नियमित रूप से होने चाहिए। फरवरी 1989 में तत्कालीन राष्ट्रपति वेंकट रमन ने कहा था, एक सुझाव दिया था कि राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभाओं के चुनावों की तरह पंचायतों के चुनाव भी अनिवार्य रूप से होने चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। संविधान में संशोधन कर दिया गया, अब पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लास्ट सुझाव देते हैं कि पंचायतों को अधिक शक्तियाँ दे ताकि वो स्वतंत्र बने। अब पंचायती राज की संस्थाओं का अधिक दायित्व तथा शक्तियाँ मिलनी चाहिए उन्हें उद्देश्य की पूर्ति के लिए। इसीलिए 23 दिसंबर 1992 को संविधान में 73वां संशोधन पारित कर दिया गया, और जिसके अंतर्गत पंचायतों को बहुत अधिक शक्तियाँ दे दी गई है। अब अंत में हम इनकी सफलता के लिए यही कहना चाहेंगे कि कोई भी काम ग्राम पंचायतों का है, उसमें सरकार का हस्तक्षेप, सरकारी कर्मचारियों का हस्तक्षेप, बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप ना होकर ग्राम सभा इन कार्यों को अपनी आवश्यकता के अनुसार पूरा करे, खुद ही निर्णय ले, खुद ही निर्णय को लागू करे, और खुद ही निर्णय के पक्ष में क्या करे, वो सोचे। इस तरह ग्राम पंचायतों को हम ज़्यादा क्या बना सकते हैं, महत्वपूर्ण बना सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं। इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स।